द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF। अब वर्ल्ड बैंक कौन सी होती है? वर्ल्ड बैंक जो पूरी दुनिया को कर्जा वगैरह देती है ना, और IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है, कैन टू बी नोन एज शॉक थेरेपी। इन दोनों को शॉक थेरेपी कहने लग गए, है ना। अब मतलब इनसे इन्फ्लुएंस हुआ वर्ल्ड बैंक और IMF से, है ना। इंडियन ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब जो पैसा देता है लोगों को, कर्जा देता है, ब्याज देता है लोन। और हाँ, लेकिन IMF में क्या होता है ना कि इसमें पूरी दुनिया भर के लोग कंट्रीब्यूट करते, पैसा मिलाते हैं। जैसे VC होता है ना, तो भैया अपन सब मिला कर पैसा लगा रहे, और VC में पैसा एक को चाहिए तो उसको मिल जाएगा। कुछ तरीके से इंडिया, अमेरिका, बहुत सारे देश इसमें पैसा डालते हैं कि जब भी किसी को जरूरत पड़े एक देश को दे देगा। अब एक देश पैसा डाल रहा है तो वो हजारों करोड़ों में ही डालेगा, है ना। द एडॉप्शन ऑफ शॉक थेरेपी रिक्वायर्ड टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब जो एडॉप्शन था शॉक थेरेपी का, वो ये चाहता था कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, है ना। जो शॉक थेरेपी था वो ये चाहता था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, मतलब कि पूंजीवादी इकोनॉमी पूरी दुनिया में, मतलब इंडिया अपना जो देश है उसमें पूंजी का सिस्टम आ जाए, देश अमीर हो जाए, है ना। इट्स लेड टू द कंप्लीट रूटिंग ऑफ एनी स्ट्रक्चर, जिससे क्या हो कि भैया कंप्लीट रूट बनाना पड़ेगा पहले स्ट्रक्चर का, किसी भी स्ट्रक्चर का, है ना। इवॉल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। अब क्या हुआ कि भैया जो भी सोवियत यूनियन के समय पे जो भी स्ट्रक्चर बने थे उसका कंप्लीट रूट बनाने लगे। मतलब देखो, जैसे कि अगर अपनों को अपना कोई फैक्ट्री है ना, अपनी कपड़ों की फैक्ट्री, अपन ने माल तो बना लिया कपड़ों पे, लेकिन अपनों को सड़क तो चाहिए ना जाने के लिए, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जाने के लिए, है ना, ये चीज़। ओके, शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमी। जो शॉक थेरेपी थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक गंदे चेंजेस में भी ये हो रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि भैया ये एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में इकोनॉमीज के जो भी मतलब देश थे उनकी इकोनॉमी में एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में भी असर डाल रही थी, मतलब कि उनके बाहर के कामों में भी असर डाल रही थी, जिससे क्या था कि प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी थी इसकी। शॉक मतलब क्या होता है? झटका लगना, है ना। तो झटका वाली थेरेपी, तो एकदम झटका देकर के, जैसे आपने शॉक थेरेपी देखा ना, कोई पागल है उसको शॉक दे देते हैं, वैसे द शॉक थेरेपी रिड द इकोनॉमी एंड ब्रॉड डिजास्टर अपॉन द पीपल। तो जो शॉक थेरेपी थी वो क्या कर रही थी, देश की जो इकोनॉमीज थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक गंदे असर डाल रही थी, और उसका असर लोगों के ऊपर पड़ रहा था। क्योंकि कोई भी सरकार कुछ भी करेगी इकोनॉमी के लिए तो उसका असर तो सारे लोगों के ऊपर ही पड़ेगा ना, क्योंकि लोगों से ही तो टैक्स लेकर के पैसा लेकर के इकोनॉमी को बूस्ट करती है, कुछ भी करती है। इन रशिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कोलैप्स। तो जो रशिया था उसके अंदर जो लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो था वो खत्म हो गया था, है ना। ये एक वो होता है कि इंडस्ट्रीज का कॉम्प्लेक्स बना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ, जैसे अपने यहाँ पे ढोसवा सुना शायद, क्या डोसी गाँव शायद इंडस्ट्रीज का हब है ना, बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया है अपने यहाँ का, पता है कि नहीं? ओके, एज अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनी। और रशिया के अंदर क्या हुआ था कि जो 90% से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज थी उन सबको प्राइवेट लोगों को बेचते थे, दे दिया, प्राइवेट लोगों को बेच दिया। अब जैसे देखो अपने यहाँ पे इंडिया में भी हुआ था ना कि कोई भी काम जो है BSNL हो गया वगैरह वगैरह, जो टेलीफोन वगैरह का हो गया, वो सब सरकार ही करेगी, लेकिन जैसे रेलवे वगैरह सरकार कर रही है ना, लेकिन ये चीज़ें प्राइवेट कंपनीज को दी। हाँ, उससे रशिया ने, रशिया के देशों ने नहीं, रशिया ने, है ना। और क्या करा, पैसा भी आ गया उनके पास में, और अब वो प्राइवेट कंपनी संभालेगी उस चीज़ को इस तरीके से, ठीक है। द शॉक थेरेपी लेड टू द वर्चुअल डिसअपेयरेंस ऑफ एंटायर इंडस्ट्री। जो शॉक थेरेपी थी वो क्या कर रही थी, मतलब कि अदृश्य हो गया था, सारी इंडस्ट्री जो थी ना बिल्कुल अदृश्य हो गई, इस तरीके से हो गया था, ठीक है। मतलब जो नकली तरीके से अदृश्य हो जाता है बिल्कुल एकदम गायब हो जाते, वैसे हो गया था। तो भैया शॉक थेरेपी की वजह से इंडस्ट्रीज जो थी, जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो थी ना, वो सब चीज़ें, क्योंकि भैया सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी सरकार के हाथ में, है ना, इस तरीके से। दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। इसको
सबसे दुनिया का सबसे बड़ा गैरेज सेल कहा है शॉक थेरेपी को, इसीलिए, ठीक है ना। रबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइन, देखो रबल है जो है रशियन करेंसी, रशिया की करेंसी, जैसे अपने यहाँ पे रुपया है ना उसका, रशियन करेंसी डिक्लाइन एंड द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन फोर्स पीपल टू लूज देयर सेविंग। और इससे क्या हुआ, रशिया की जो करेंसी थी वो भयंकर तरीके से गिर गई और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों को अपनी जो बचत की सेविंग्स थी वो तक तोड़ना पड़ी खाना खाने के लिए, है ना, ब्रेड तक खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है। तब विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, अब सरकार ने क्या करा कि अपनी सब्सिडी आगे खींच ली, जैसे टंकी वगैरह सब्सिडी देती है ना सरकार, वो भी खत्म कर दी सरकार ने, जैसे अभी कोरोना पीरियड में सब्सिडी खत्म कर दी, पता है, पता है कि तो बहुत प्रॉब्लम आई हो। हाँ, मतलब सामान भी महंगे हो गए और पैसा भी नहीं है। सब्सिडीज पुश लास्ट सेक्शन ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी, और इससे क्या हुआ कि गरीब जो लोग थे वो गरीब लोगों की रेखा में ज़्यादा चले गए लोग, है ना, बिल्कुल एकदम कन्वर्ट हो गए, शिफ्ट हो गए। प्राइवेटाइजेशन गेव लेड टू न्यू डिस्पैरिटी, प्राइवेटाइजेशन क्या लाया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर के आ गया, कि मतलब कि असमानता लेकर के आ गया, है ना, पूरे देश में इस तरीके से इतनी भयंकर तरीके से प्रॉब्लम है। ये समझ में आया शॉक थेरेपी क्या था? इनसे इन्फ्लुएंस हुआ था, क्योंकि भैया ये सुनो, मैंने एक चीज़ बताई कि अपने यहाँ पे देश तो पेट्रोल खरीदने के थे 1989 में, तो अपने लोगों को अपन इनसे कर्जा मांगने गए थे वर्ल्ड बैंक से, है ना, तो वर्ल्ड बैंक ने बोला भैया तुम्हारी औकात क्या कि हमको वापस पैसा लौटा दोगे, हमारी किस्तें कैसे चुकाओगे? तो इंडिया वालों ने बोला क्या करें कि आप बताओ हमको कि हम क्या करें ऐसा, तो हाँ तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि आप एक काम करो, आपकी इकोनॉमी खोल दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो, प्राइवेट लोगों को बांट दो, सारे काम आप क्यों कर रहे हो, सरकार सारे काम करेगी, प्राइवेट लोग क्या करेंगे? तो अपने आप प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। लेकिन इन्होंने दूसरे देशों को भी ये बात बोली, जो भी इनके पास कर्जा लेने के लिए गए वगैरह वगैरह कुछ भी काम के लिए, तो इन्होंने दूसरों को भी यही बात बोली, और जब दूसरों को भी ये बात बोली तो यहाँ पर रायता फैल गया था। सर ना क्या ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई लोगों को, क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने बहुत ज़्यादा उत्पात मचा दिया, समझना क्या। और IMF और इनसे ही इन्फ्लुएंस होकर इनकी बातों में आकर के शॉक थेरेपी उसको बोला जाता है, इसीलिए इन्हीं की बातों में आकर के शॉक थेरेपी हो गया वो, समझना क्या। और इसका क्या था कि भैया इसका ये था कि आपको कैपिटलिस्ट सिस्टम में आना है ना, मतलब पूंजीवाद बनना है, देश को पूंजी के लिए काम कर रहे हो इस तरीके से। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि टेंशन और झगड़े देशों के बीच में, है ना। मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट, जो सोवियत रिपब्लिक्स थे, जो नए जो अलग हुए थे, वो क्या थे, वो इस लड़ाई झगड़ों के वो थे, जरिया थे, बहुत सारे तो जड़ थी। आयुर्वेदिक हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसी, और बहुत सारों में क्या हो रहा था कि अंदर ही अंदर में सिविल वॉर्स हो रही थी, अंदर ही अंदर लोग झगड़ रहे थे, देश के अंदर लोग कुछ गुट जो रहते हैं, जैसे अपने हिंदू मुस्लिम झगड़ते हैं, उसी तरीके से अपने एक ही देश के अंदर दूसरे लोग भी झगड़ रहे थे, इस तरीके से चीज़ें हो रही है ना। इन रशिया 2 रिपब्लिक्स, चेचनिया और दागिस्तान। अब चेचनिया और दागिस्तान जैसे अपने यहाँ के इंडिया के अंदर राजस्थान और MP, ये दोनों लड़ रहे इस तरीके से, है ना। हैव हैड वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट, और जैसे ही सोवियत रिपब्लिक ये था, है ना, सोवियत रिपब्लिक के अंदर, मतलब सोवियत यूनियन के अंदर, USSR के अंदर भी, ये दोनों ही रशिया के अंदर, जैसे रशिया अलग हुआ, है ना, 1991 में अलग हो गया था, है ना, तो क्या हुआ, ये दोनों झगड़ने लग गए भयंकर तरीके से, और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा वायलेंट एक दूसरे को बम गिराने लग गए, मतलब मारा पीटी करने लग गए इस तरीके। हाँ, इतनी बड़ी लड़ाई कर ली इन लोगों ने, ठीक है, 2 गुटों में। इन सेंट्रल एशिया के अंदर ताजिकिस्तान विटनेस द सिविल वॉर दैट वॉन्ट ऑन फॉर 10 years till 2001। सेंट्रल एशिया के अंदर ताजिकिस्तान जो है उसके अंदर सिविल वॉर हुई, मतलब लोग ये अंदर ही अंदर झगड़े, है ना, और ये 10 सालों तक चली, और 2001 तक चली, 1991 से लेकर 2001 तक चली। बताता हूँ ताजिकिस्तान किधर है,
पता है कहाँ पे? एशिया में। अभी एशिया में तो हो गया, देखो ये दिख रहा, ये ताजिकिस्तान है ना, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर ही है, ठीक है। इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम फ्रॉम 2 प्रोविंसेस। जॉर्जिया जो है, देखो ये बताता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है क्या, ये वाला एरिया, ये जॉर्जिया है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, देखो इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम फ्रॉम 2 प्रोविंसेस। अब इसके अंदर जो 2 स्टेट थे, यहीं से क्या हुआ, इसके अंदर जॉर्जिया के अंदर ही, इसके अंदर ही, जैसे कि देखो, जैसे एक ये है ना, तो यहाँ के लोग और यहाँ के लोग दोनों लड़ने लग गए कि भैया हमको अलग देश चाहिए, हमको अलग देश चाहिए। तो पहले इतना छोटा देश हो गया है ना, जो रशिया से अलग हो गया, और सब कुछ मतलब पहले यूएसएसआर में था, तो अब ये क्या हुआ कि ये दोनों अलग हो गए, तो ये दोनों मांग कर रहे भैया हमको भी अलग अलग करो, इस तरीके से, है ना। सिविल वॉर हो गई थी। सिविल वॉर मतलब कि उसी, हाँ, अंदर ही अंदर झगड़े करना, ठीक है। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर एरियाज विथ वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, मतलब जो इस ये वाला जो एरिया था, यहाँ पर क्या था ना कि भैया यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, है ना, संसाधन बहुत अच्छे थे हाइड्रोकार्बन के, विच हैव बोट देम इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे क्या हो सकता था, इनको पैसा कमाने के लिए फ़ायदा मिल सकता था, ठीक है, इसलिए मिल रहा था। हाँ। इन ईस्टर्न यूरोप, देखो अभी देखो ये क्या बोलते हैं इसको, देखो अब देखो सीजेस क्या, ये देखो ये अलग अलग अभी देश हो गए, है ना। इससे अलग हुआ। एक मिनट, सीजेस अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया, ठीक है। ये स्प्लिट पीसफुली इनटू 2 विथ सीजेस एंड स्लोवाक्स, है ना, फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज। और ईस्टर्न यूरोप के अंदर ये दोनों देश अलग हो गए, ठीक है, इन दोनों को अलग हो गए और ये बहुत ही शांति से अलग हुए, है ना, और ये एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों बहुत ज़्यादा ये हो गए थे। ये रहा यार, कहाँ बता रहा, ये देखो, है ना, और ये चीज़ है, हाँ, ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों अलग अलग हो गए थे यहाँ से, और ये बहुत शांति से अलग हुए थे, ठीक है ना। आफ्टर 1991 समझ में आ रही है ना सारी चीज़ें, तो समझा रहा हूँ पक्का, फिर को प्रोसेसिंग हो रही है, नहीं, ये तो समझ में नहीं आया। बताता हूँ। ये वाला। देखो क्या हुआ था ना कि ये 2 देश थे, हाँ, है ना, ये ही था पूरा। हाँ, ये एक ही देश था, हाँ, है ना। ये पूरा पहले इसके अंदर आता था ना, यूएसएसआर के अंदर, यूक्रेन वगैरह सब कुछ। तो क्या हुआ था कि जब ये झगड़ा इनका सॉल्व हो गया, तब क्या हुआ कि ये दोनों, इन दोनों ने बोला कि हम लोगों को अलग होना है। जैसे 2 भाई बोलते प्यार से कि पापा अभी आप जिंदा हो पिताजी, तो अभी आप हमको अलग कर दो, वो प्यार से बोलते ना, बिना झगड़े के। तो इन दोनों ने क्या करा, इनको बोला हुआ चलो आप अलग हो जाओ। किससे बोला इन्होंने? ये से साथ एक दूसरे से बोला कि अपन अलग हो जाते, यहाँ से ये तेरी बाउंड्री है, मेरी बाउंड्री, तो दोनों अलग हो गए, है ना। बाकी दूसरे जो देश थे, ये दोनों, ये वो दोनों झगड़े, इन दोनों ने एक दूसरे को चाटे पीटे मारी, है ना, और फिर अलग हुए, ठीक है, इस तरीके। लेकिन ये दोनों बहुत प्यार से हो गए, समझ। ओके, आफ्टर 1991 यूगोस्लाविया ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस लाइक अब देखो यूगोस्लाविया जो था, ये कौन, अपने जो खुद के जो स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थे, है ना, इनसे अलग हो गया था। जैसे क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, है ना, डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। ये चारों जो थे, ये इनको भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया, ये देश बना दिए गए। हाँ, इनको देश बना दिया, राज्यों को। हाँ, है ना। ओके, द नाटो इंटरवेंशन एंड द बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया फॉर्म द इंटर एथनिक सिविल वॉर। अब देखो क्या हुआ था ना कि
कि जो नाटो ने बीच में जाकर के हस्तक्षेप करा था, है ना, और यूगोस्लाविया में बॉम्बिंग कर दी थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर इंटर एथनिक सिविल वॉर हो गई थी। मतलब कि अलग अलग जो लोग थे, जो वहीं के रहवासी थे, है ना, यूगोस्लाविया के ही रहवासी थे, और जो मतलब कि बहुत पुराने जो कबीले के लोग, पुराने जो लोग हैं, उन लोगों में ही आपस में झगड़ा हो गया। ठीक है, इन सब में आपस में झगड़ा हो गया। अरे भैया, क्योंकि उनको लगा कि भैया इसने हमला किया, उसने हमला किया, एक दूसरे के माथे आ गया सब इस तरह। जो यहीं के रहवासी, मतलब यहीं पर पैदा हो, मतलब यहीं के हैं जो, उन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। ठीक है ना। एथनिक मतलब क्या, एथनिक मतलब जो यहीं के हैं, लोकल, वो जो बहुत सालों से रह रहे हैं यहाँ पे। यूगोस्लाविया ने नहीं किया, यूगोस्लाविया में हुआ था, है ना। ओके, तो सर हमला किसने किया था? ये इन्होंने, नाटो कौन था? अमेरिका की वो थी, नॉर्थ एशिया। कौन सा नाटो? नॉर्थ एशिया से। हाँ। ओके, इंडियाज रिलेशंस विद पोस्ट, वो वाले दोनों समझ में आ गए पक्का? ओके, और पढ़ के देखना, समझ में आएगा। इंडियाज रिलेशंस विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, इंडिया, और आज चैप्टर जाके पढ़ना घर पे, तो अच्छे समझ में आएगा। इंडिया के रिलेशन कैसे थे पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ में, मतलब कि बाद में जो बनी है कम्युनिस्ट कंट्रीज, मतलब कि जो एक पार्टी कंट्री होती है ना, वो वाली कंट्री, जैसे हिंदूवादी या वगैरह इस तरीके से, है ना, वैसी कंट्री। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है इस तरीके से। तो क्या हुआ, तो इंडिया के रिलेशन कैसे है इन कंट्रीज के साथ में, ठीक है, जो पोस्ट कम्युनिस्ट है, मतलब कि पोस्ट मतलब बाद में, है ना, जो बनी है कम्युनिस्ट कंट्री, वो। इंडिया हैज मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया के रिलेशन सबसे बहुत अच्छे हैं, है ना, सभी देशों से, सब जो पोस्ट कम्युनिस्ट हैं उन सबसे अच्छे हैं। ठीक है। इंडिया रिलेशन विद रशिया आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया के रिलेशन जो है रशिया के साथ, मैंने कल भी ये बात बताई थी, है ना, रशिया अपने लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। ये बहुत अपने लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए, है ना, क्योंकि मैंने बताया था ना, अपने ऊपर दूसरे देश हमला कर रहे थे तो रशिया आ गया था एकदम, है ना। हाँ, और इसको अमेरिका के जहाज़ों को पलटवा दिया था इसने। ओके, रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। जो रशिया और इंडिया है वो दोनों एक ही ये देखते हैं, एक ही सपना है दोनों का कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो। मतलब कि भैया दुनिया में जैसे कि बहुत सारे लक्ष्य वाला एक बहुत सारा लक्ष्य होना चाहिए और बिल्कुल सेट होना चाहिए होता है। बताता हूँ। इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशन विद रशिया। इंडिया बिल्कुल इस चीज़ पर खड़ा हुआ है कि भैया हमको रशिया के साथ अपने रिलेशन बहुत ही अच्छे रखने हैं, है ना। ऑन इश्यूज लाइक जैसे कश्मीर हो गया, है ना, एनर्जी की सप्लाई हो गई, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गई, है ना। जैसे कि भैया वो अगर मुझ पर हमला करने वाला इधर से तू बता दे, अगर कुछ एक्टिविटी हो रही है तो रशिया अपनों को बता दे कि भैया ये आप पे हमला करने वाला है, इस तरीके से। ऑन इंटरनेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल अगर कोई टूरिज्म होता है ना, टूरिज्म समझते हो ना, टूर पे लोग जाते हैं, टूर पे, वो वाला। एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, अगर सेंट्रल एशिया तक जाना है अपनों को, सेंट्रल एशिया के अंदर जाना है अपनों को, तो ये वाली चीज़, क्योंकि देखो पूरा ये वाला जो एरिया सेंट्रल एशिया के लिए है, इसलिए। रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। रशिया भी इस चीज़ पर बिल्कुल खड़ा हुआ है और वो भी इस चीज़ से फ़ायदा लेता है ना। बिकॉज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया, क्योंकि इंडिया जो है वहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का मार्केट है रशिया के लिए। रशिया चीज़ें बनाता है और इंडिया में बेचता है, तो रशिया को प्रॉफिट हो रहा है उससे, है ना। तो रशिया के लिए इसलिए सबसे बड़ा मार्केट है, दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया, ठीक है। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स। रशिया और इंडिया जो है इन दोनों ने क्या कर रखा है, बहुत सारे इसमें हाथ मिला रखा है साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, साइंस से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स में। समझ में आई चीज़ें पक्का? ओके।
अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? एन इकोनॉमिक सेटअप इन विच लैंड एंड प्रोडक्टिव असेट्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है कि जो ज़मीन है ना, और जो भी प्रोडक्टिव असेट्स है, मतलब कि खदानें हो गई, है ना, या फिर कुछ भी चीज़ हो गई जहाँ से नेचुरल गैस निकल रही है या फिर क्रूड ऑयल निकल रहा है, तेल के कुएँ वगैरह या कुछ भी चीज़, है ना, वो अमीरों के द्वारा खरीद ली जाती है। जिस देश में निकलेगी, जैसे कि अपने यहाँ मुकेश अंबानी है ना, उसने कोई कोयले की खदान या सोने की खदान या कुछ भी चीज़, है ना, एक खदान है, उसने ठेका ले लिया, लीज पे ले लिया, फिर तो भैया मैं 50 सालों के लिए, 100 सालों के लिए, 20 सालों के लिए इसको लीज पे ले रहा हूँ, जितना भी सोना निकलेगा, जो भी निकलेगा वो सब मेरा, फिर खदान मेरा लीज पे अभी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर जैसे कि रेलवे है ना, रेलवे को ट्रेन को रेलवे को ले लिया इसने, तो भैया रेलवे को ठेके में ले रहा हूँ, फिर मैंने बोल दिया, ठीक है। अब उन रेलवे प्रोडक्ट ही हो भैया, रेलवे पैसा कमा के भी देगी उसको, वो अगर ले लेगा तो उसको, लेकिन अब वो टिकटें ले रहा है अपनों से, पैसे ले रहा है वगैरह वगैरह, है ना, बढ़ा भी देगा, कुछ भी कर सकता है वो, फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। तो ज़मीन है, उस जगह की ज़मीन है और प्रोडक्टिव असेट्स, मतलब कि जो पैसा कमा के दे सके ऐसी संपत्तियाँ, वो क्या होती है, वो खरीदी जाती है और कंट्रोल करी जाती है पैसे वाले लोगों के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमी। कलेक्टिव सिक्योरिटी, अ सिस्टम इन विच एन अटैक ऑन एनी कंट्री इज रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू ऑल कंट्रीज एंड रिक्वायर्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स। कलेक्टिव सिक्योरिटी ये होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लिखे नहीं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का लिखिए, पूंजीवादी होता है। हाँ, जो कि याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी में देखो क्या होता है ना, कि जैसे कि अपन 4 दोस्त हैं, ठीक है, अब 4 दोस्त थे, कोई एक पीट करके आ गया, है ना, कोई एक पीट करके आ गया, अब अपन चारों जाएंगे उसको मारने के लिए, तो भैया तूने इस पे हमला किया, इसका मतलब हम सब पे हमला किया, हमला किया, और नाटो में था। हाँ, नहीं, नाटो में तो था वो, ठीक है, लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी वो उसमें नाटो में एक सिस्टम था कलेक्टिव सिक्योरिटी, है ना, तो भैया तुम एक को मारोगे, हम सब सोचेंगे कि तुमने सबको मारा, ठीक है। जैसे रशिया ने बोला था कि तुम इंडिया को मारोगे तो हम समझेंगे कि हमको मारा तुमने, इस तरीके से। ओके, इगलिटेरियन सोसाइटी, अ सोसाइटी सेटअप इन विच ऑल पीपल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। इगलिटेरियन सोसाइटी में क्या होता है कि जहाँ पर सोसाइटी इस तरीके से सेटअप हो, इस तरीके से उसको बनाया जाए कि जहाँ पर सारे लोग जो है उनको एक सही का इम्पोर्टेंस दिया जाए, है ना, एंड शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, और सबको एक सही का मौका दिया जाए, राइट टू इक्वलिटी एक तरीके से, है ना, मतलब सबको एक जैसा मौका दिया जाए, सबको एक तरीके से रखा जाए, है ना, सबको एक तरीके से ही सारी चीज़ें उनको सब महत्व दिया जाए, ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा कुछ नहीं। तो क्या कहते हैं? इगलिटेरियन सोसाइटी, इगलिटेरियन, इसकी हिंदी में क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में एक शायद संपूर्ण समाज बोलते हैं आगे उसको, मैंने इसको पढ़ा था, और एक बार तुम देख लेना, है ना, बुक में। लार्जेस्ट गैरेज सेल क्या था, मैंने बताया था, लार्जेस्ट गैरेज सेल अभी बताया था ना, लार्जेस्ट सबसे बड़ा गैरेज का बेचना, जो इंडिया था ना वो सेकंड। अबे गधे, अभी बताया था ना। शॉक थेरेपी का रिजल्ट था ये कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी यूएसएसआर की, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज, है ना, उनको क्या करा था, प्राइवेट हो गई थी। हाँ, उनको प्राइवेट तो कर दिया था, लेकिन इतने सस्ते, मतलब कोड़ियों के दाम में सरकार ने दे दिया था प्राइवेट लोगों को, कोड़ियों के दामों में दे दिया था, बताया था कि शॉक थेरेपी वाले में पढ़ा था। देखो ये वर्चुअल डिसअपियरेंस लार्जेस्ट, हाँ बताया था अभी ये बात, याद नहीं रहता। ओके, एक बार बताओ। देखो इसमें क्या होता ना कि यूएसएसआर ने क्या करा था कि जितनी भी कीमती वेल्युएबल इंडस्ट्रीज थी उन सबको कोड़ियों के दाम में बेच दिया था, प्राइवेट लोगों को। हाँ, लोगों को दे दिया था इस तरीके से, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसको बोलते हैं लार्जेस्ट गैरेज सेल, है ना, कि गैरेज दे दिए थे उनको, पूरे अपने गराज टावर गिरवा देते सरकार ने, इस तरीके से। मल्टीपोलर सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इन विच द अफेयर्स ऑफ एन इंटरनेशनल लेवल कैन नॉट बी डोमिनेटेड बाय ओनली वन सुपर पावर बट बाय अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज।
ऐसा सिस्टम अभी तुम बताया मल्टीपोलर सिस्टम क्या होता है, देखो ऐसा सिस्टम जिसमें जो अफेयर्स होते हैं, कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी काम है ना, काम कुछ भी, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो वो कोई भी बड़ी सुपर पावर, एक जो सुपर पावर जैसे अमेरिका या रशिया कोई भी, उनके द्वारा डोमिनेट नहीं किया जा सकता, उनके द्वारा प्रेशर नहीं डाला जा सकता है। जबकि जो लोग, जो कंट्रीज़ का ग्रुप है, जो बहुत सारी कंट्रीज़ का ग्रुप है, उसके द्वारा प्रेशर डाला जाएगा। जैसे मान लो कि कोई बाहर का देश है ना, इंडिया, पाकिस्तान, ये वो बहुत सारे देश है ना, अब जैसे कि मान लो कि अफगानिस्तान, वो कुछ भी प्रॉब्लम दे रहा है ना, या कुछ भी कर रहा है, तो खाली अमेरिका जाकर के बोल नहीं देगा कि मैं सुपर पावर हूँ तो मैं तुझे ये फोड़ दूंगा वगैरह कर दूंगा, तो मत करिए। बहुत सारी कंट्रीज मिल करके बोलेगी, वो फैसला लेगी, है ना। ये होता है मल्टीपोलर सिस्टम। और इंडिया और रशिया दोनों इस चीज़ पर है कि भैया कोई भी एक सुपर पावर नहीं, सब मल्टीपोलर सिस्टम पर ही काम करेगी। समझ में आ गया अब, ठीक है ना, मतलब कोई भी इतना बड़ा नहीं, सब आपस में फैसला करेंगे, हाँ सब आपस में फैसला करेंगे, एक कमेटी बैठेगी, सब लोग प्रेसिडेंट बैठेंगे और वो फैसला लेंगे भैया क्या करना है। कोई भी मतलब एक डोनाल्ड ट्रंप वगैरह है, एक आदमी खाली फैसला ले लेगा सारी चीज़ों। ओके, शॉक थेरेपी, अ मॉडल इन विच रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप ट्रांसिटेड फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से ये डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम पर आए हैं। मतलब क्या कि भैया तुमको मैं बोल दूँ डिक्टेटर की तरह कि तुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है, अथॉरिटी नहीं है ना, मालिकाना हाँ कुछ भी नहीं है ना, उसकी जगह पे डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम आ जाएगा। मतलब कि जो पैसा कर रहा है, अच्छे तरीके से कमा रहा है, कुछ भी तरीके से कमा रहा है, पैसा लगा रहा है, इकोनॉमी बूस्ट होगी, है ना, तो उसके हिसाब से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम आएगा, ठीक है। मतलब पूंजीवाद आएगा लेकिन डेमोक्रेटिक आएगा, लोगों का राज आएगा, लोगों के राज वाला कैपिटलिस्ट सिस्टम आएगा, है ना। ओके, सोशलिस्ट ब्लॉक, द ब्लॉक फॉर्म बाय द कंट्रीज लिबरेटेड फ्रॉम फैसिस्ट फोर्सेज एंड मेनली कंप्राइज्ड ऑफ द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। देखो क्या ऐसा ब्लॉक फॉर्म हुआ, एक ऐसा ब्लॉक बना, है ना, कंट्रीज के द्वारा, ठीक है, देशों के द्वारा, जिसमें क्या हुआ, जो आज़ाद हो गए फैसिस्ट फोर्सेस से, जो फालतू की मतलब जो रोकथाम करते ना, ऐसे देशों की फोर्सेस से, है ना, ऐसी खतरनाक फालतू की जो गुंडे बदमाश टाइप के होते हैं ना, उन लोगों से आज़ाद हो गए ना, और उन लोगों ने क्या करा, और उन लोगों ने कंप्राइज करा ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ये वाली है ना। ओके, सोवियत सिस्टम, अ सिस्टम इंट्रोड्यूस आफ्टर द रशियन रिवॉल्यूशन। सोवियत सिस्टम उसको बोलते हैं, रशिया का रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, है ना, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एगलिटेरियन सोसाइटी। किस प्रिंसिपल्स पर हुआ था, एगलिटेरियन सोसाइटी, मतलब जहाँ पर सब एक जैसे है ना। प्लान्ड इकोनॉमी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, और प्लान्ड इकोनॉमी जो थी वो किसके द्वारा कंट्रोल होती थी, स्टेट के द्वारा, मतलब देश के द्वारा, मतलब जो हेड था यूएसएसआर में, वो उसके द्वारा सारे देशों की इकोनॉमी वही कंट्रोल करेगा। स्टेट मतलब यहाँ पर एक कंट्री हो जाता है ना, खाली स्टेट मतलब वो प्रदेश नहीं। ओके, यूनिपोलर सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम इन विच द अफेयर्स और एट इंटरनेशनल लेवल आर डोमिनेटेड बाय ओनली वन सुपर पावर। यूनिपोलर और मल्टीपोलर अलग होता है, मल्टी मतलब बहुत सारे, यूनि मतलब एक, है ना। तो यूनिपोलर सिस्टम में क्या होता है कि जो सारे जो इंटरनेशनल लेवल्स के अफेयर होते हैं, सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, सारी चीज़ें रहती है, वो खाली एक ही सुपर पावर के द्वारा सॉल्व की जाएगी, या वो ही सब कुछ बोलेगा, उसने बोलेगा भैया तू गलत है, तू सही है, इस तरीके से। हाँ, जैसे एक चीज़ बताता हूँ, अपने आप पहले राजा था, राजा आने का राज था, राजा बोल दिया तू गलत है, तू सही है ना, तो ये होगा तो हाँ, ये यूनिपोलर हो गया। अब जज वाला सिस्टम है, कोर्ट का सिस्टम है, भैया इसको पसंद नहीं आ रहा है, अगर लोकल कोर्ट में आपको जजमेंट नहीं जम रहा है, आप वापस से क्या चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। तो बहुत सारे अपने पास ये है कि भैया ये अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग लोग अपना फैसला सुना सकते हैं, तो वो क्या हो गया, मल्टीपोलर हो गया। समझ आ गया, समझ में आ रही ना चीज़ें। ओके, व्लादिमीर लेनिन कौन थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्लॉकशेविक कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, एंड द लीडर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। व्लादिमीर लेनिन जो थे, तो पता व्लादिमीर पुतिन कौन है, पुतिन रशिया का राष्ट्रपति है वो अभी। ओके,
व्लादिमीर लेनिन जो था वो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था, है ना, और मतलब इसने बनाई थी, ठीक है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी इसने बनाई थी, ये हिंदी में भी यही रहेगा, है ना, और लीडर था रशियन रिवॉल्यूशन का, ठीक है, 1917 में, क्योंकि रशिया का रिवॉल्यूशन आया था और यहीं से क्या हुआ था, यूएसएसआर बनना चालू हो गया, है ना, और 1991 में खत्म हो गया था। ही वॉज फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर, और ये भैया इन्होंने ही बनाया था यूएसएसआर को, ठीक है, यूनियन सोवियत संघ को इन्होंने ही बनाया था, और ये फाउंडर भी थे इसके, है ना, और हेड भी थे। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग theoretician and practitioner of Marxism and a source of inspiration for communism all over the world। ये लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणादायक आदमी थे, व्यक्ति थे, है ना, जो भी कम्युनिज्म के बारे में सोचते हैं उन लोगों के लिए पूरी दुनिया में, है ना। और मार्क्स जो था, मार्क्स की थ्योरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। मार्क्स बताओ कौन है, सोशियोलॉजी में आएगा तुम्हारे, मार्क्स बताऊंगा कौन है। ये मार्क्सिज्म जो है ना, ये आदमी है या वैसे कोई नाम है? आदमी है, उसकी थ्योरीज है, उसने सोशियोलॉजी की थ्योरी दी। जोसेफ स्टैलिन, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ लेनिन। जोसेफ स्टैलिन जो है व्लादिमीर लेनिन के बाद में, ये जोसेफ स्टैलिन ही बैठा था गद्दी पे ना, एंड लेड, हाँ, एंड लेड द हेड बना था, एंड लेड द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग इट्स कंसोलिडेशन। और इसने क्या करा कि सोवियत यूनियन को आगे लेकर गया, है ना, 1924 से 53 इसका ये था। ही वॉज क्रेडिटेड विद सोवियत विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये सोवियत जो सोवियत संघ था उसकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत हुई थी, वो इसका बहुत बड़ा इसको श्रेय जाता है जोसेफ स्टैलिन को, है ना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ा था। इसका टाइम पीरियड देख लो 24 से 53 तक था, है ना। और हाँ लिख लो, व्लादिमीर लेनिन भी लिख लेना और जोसेफ स्टैलिन भी लिख लेना। हाँ, ये 1917 से था, 1917 से 24 तक था। व्लादिमीर लेनिन 1917 से 1924 तक था, और ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था। यूएसएसआर का हेड लेवल। हाँ बिल्कुल। और जोसेफ स्टैलिन जो था वो लेनिन के बाद गद्दी पे वही बैठा, और इसका उसका टाइम पीरियड था 1924 से 53 तक, है ना। और दूसरे वर्ल्ड वॉर में इसी की वजह से, दूसरा वर्ल्ड वॉर रशिया जो था, मतलब यूएसएसआर जो था वो जीता था, है ना। और इसी की वजह से आतंक था, 1930s के टाइम पर आतंक का माहौल हो गया था, इसने इतना ज़्यादा प्रोग्राम मचाया आज लोगों। हाँ अबे गधे, 1920 1930 1930s है ना। ओके, जल्दी जल्दी लिखो ना, लिखो 19, हाँ, जोसेफ स्टैलिन, निकिता कुरुशेव, इसका तो पता ही है। He was the leader of the Soviet Union who denounced Stalin's leadership style and introduced some reforms in 1956. निकिता कुरुशेव जो थी वो क्या थी, उसने स्टालिन की लीडरशिप स्टाइल को बिल्कुल नकार दिया। उसने बोला कि भैया ये बेकार था जोसेफ स्टालिन, मुझे इसका काम नहीं जमता था, है ना। और ये कुछ सुधार लेकर के आई 1956 के अंदर निकिता कुरुशेव। कौन थी निकिता कुरुशेव? अपन पढ़ा था, है ना। He suggested peaceful coexistence with the West। ये चाहती थी कि भैया लोग शांति से रहे वेस्ट वालों के साथ में भी, ठीक है ना। वेस्ट के जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके साथ में बहुत प्यार से रहे, शांति से रहे। He was involved in suppressing popular rebellion in Hungary and the Cuban Missile Crisis। ये हंगरी के रिबेलियन मतलब कि जो आंदोलन, मतलब जो रिबेल होते ना, मतलब कि जो क्रांति करते जबरदस्ती, मतलब वो रिटेलिएट करते, उनके इसमें भी थी, जो हंगरी के अंदर है ना। हंगरी के अंदर जो है वहाँ पर, ये हंगरी है, यहाँ पर
यहाँ पर भी मौजूद थी ये, इसमें भी है ना। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तो पढ़ा ही चुका हूँ मैं, उसमें भी निकिता क्रुश्चेव का नाम आया, तुमको पता ही होगा, है ना। ये 1956 के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाई, कुछ सुधार लेकर के आई थी, है ना। क्योंकि स्टालिन जो था, इसका स्टाइल ये था कि भैया लड़ाई झगड़ा, टेरर, दहशत का माहौल जमाना, ताकि लोग डरे अपनों से। और ये चाहती थी कि मतलब आज इजीली सब कुछ बिल्कुल प्यार से सब कुछ हो जाए, है ना। ओके, लियोनिड ब्रेजनेव, ही प्रपोज एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। इसने क्या करा कि एशिया का कलेक्टिव सिस्टम, इसने सिक्योरिटी सिस्टम ये करा। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है? एक को मारा तो सब बोले कि हाँ हमको भी चोट लगी, इस तरीके से, है ना। 4 दोस्त से बताया था ना अभी वो कि भैया तू एक को मारेगा तो भी हम सब आएंगे तेरे से लड़ने। एसोसिएटेड विद द डिफेंस स्पेस इन रिलेशंस विद द यूएस, है ना। ये क्या हुआ था, ये काहे के लिए जुड़ा था? ताकि डिफेंस स्पेस बना सके ये लोग, है ना, यूएस के इससे, मतलब अमेरिका से। तो भैया अगर अमेरिका किसी पे हमला करे तो कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग अ पॉपुलर रिबेलियन इन सिजोस्लाविया एंड इन इन्वेडिंग अफगानिस्तान। और ये कहीं में इन्वॉल्व हुए थे कि भैया यहाँ पर जो था पॉपुलर रिबेलियन हुआ था। कौन इन्वॉल्व हुए थे सर? ये लोग मतलब जो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम था ना, ये कि भैया यहाँ पर अगर हमको एक को मारोगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ था कि यहाँ पर और अफगानिस्तान में इन लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड किया था, हमला कर दिया था अफगानिस्तान में, ठीक है ना। अफगानिस्तान में हमला कर दिया था। ये चीज़ एक स्टोरी बताऊंगा तुमको बाद में। तुमको पता है ना कि जो आतंकवादी है वो अमेरिका ने ही भेजे थे, पाकिस्तान ने उनको ट्रेंड करके भेजा था पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान आज भी बोलता है कि हमारे यहाँ पे आतंकवादी खड़े करना वाला पाकिस्तान नहीं है, क्या अमेरिका ही है। पाकिस्तान ये बात बोलता है क्योंकि उनको ट्रेनिंग और बिल्कुल सामने भेजा था इन लोगों ने ताकि दूसरे आतंकवादी को मार सके, इसलिए आतंकवादी बना के भेजे थे इन लोगों ने। लेकिन वो अब पाकिस्तान पर गवाही पड़ गए। ओके, मिखेल गोर्बाचेव, ही वॉज द लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन। जो मिखेल था, ये लिख लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। मिखाइल व्लादिमीर लेनिन पहला था और मिखेल गोर्बाचेव आखिरी था। He was the last leader of the Soviet Union. He introduced economic and political reforms, policies of perestroika and glasnost. He stopped the arms race with the US. इसने क्या कर दिया था कि भैया इसने अमेरिका के साथ में मतलब कि हथियारों की जो लड़ाई थी कि हमारे हथियार ज़्यादा होने चाहिए, इसने ख़त्म कर दिया। मिखाइल हाँ, तो भैया अब अमेरिका से होड़ नहीं करनी कि भैया हमारे पास हथियार ज़्यादा है, तुम्हारे पास हथियार ज़्यादा है ना। और इसने कोल्ड वॉर को भी ख़त्म कर दिया क्योंकि भैया ये ख़त्म हो गया तो कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गई। क्या देखे जरा किसने कितना दम। ही वॉज ब्लेम्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। और इसी पर सारा ठिगड़ा फोड़ा जाता है कि भैया इसी ने सोवियत संघ को अलग करा है। मिखाइल पर, हाँ, मिखाइल पर, है ना। इसी ने सोवियत संघ का वो करा है, बोलते हैं उसको विघटन, है ना। समझ में आ गया? अब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो रही। ओके, बोरिस येल्सिन, ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। और बोरिस, जैसे ही ये मिखाइल घटा और बोरिस येल्सिन लिखो, इसको पहला रशिया का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। बोरिस येल्सिन, 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 येल्सिन। ओके, 1991 में हाँ, he rose to power in the कम्युनिस्ट पार्टी। इसने क्या करा, कम्युनिस्ट पार्टी को पावरफुल बनाया, है ना। वॉज मेड द मेयर ऑफ मॉस्को बाय गोर्बाचेव। और ये क्या हुआ था, ये जो था ये मेयर बना था मॉस्को का, है ना। मॉस्को का मेयर बना था और इसको किसने, मिखाइल गोर्बाचेव ने ही खड़ा करवाया था। बोरिस येल्सिन को ये खड़ा करवा, हाँ, ये जो मिखाइल था ना आखिरी, उसी ने खड़ा करवाया था इसको, बोरिस येल्सिन को, है ना। ही लेफ्ट द कम्युनिस्ट पार्टी। और इसने क्या करा था कि कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया था। ही प्लेड अ की रोल इन डिसॉल्विंग द सोवियत यूनियन। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था बोरिस येल्सिन का इसमें, सोवियत यूनियन का विघटन करने में।
ही इज ब्लेम्ड फॉर द हार्डशिप सफर्ड बाय रशियंस इन देयर ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। इसके ऊपर ब्लेम दिया जाता है, इसके ऊपर ये ठिकरा फोड़ा जाता है कि रशियन जो है, रशिया के लोग बहुत ज़्यादा उन लोगों ने झेला है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है ना, रशिया के लोगों ने, क्योंकि उनको इसने चेंज करवाया कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में, है ना, कि भैया चेंज हो तुम कम्युनिज्म से समाजवाद से हाँ पूंजीवाद में चेंज हो, इस तरीके से। तो इनको बहुत परेशान किया, तो उसका भी ठिकरा इस पर फोड़ा जाता है कि बहुत परेशान किया इसने लोगों को, ठीक है ना। ओके, अब रशिया में वो है ना पूंजीवादी, हाँ वहाँ पर अब दोनों है, वैसे अब अधिकतर तो कैपिटलिज्म हो गया, क्योंकि अब रशिया भी कम नहीं पड़ता इनको। मार्च 1985 मिखाइल गोर्बाचेव इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, है ना। 1985 में ये हो गया था कि भैया जो मिखाइल गोर्बाचेव है उसको जनरल सेक्रेटरी चुना गया था कम्युनिस्ट पार्टी का, सोवियत संघ की, है ना। बोरिस येल्सिन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को, जो बोरिस येल्सिन था उसको कम्युनिस्ट पार्टी का हेड चुना गया था मॉस्को के अंदर, हाँ, है ना। देखो मॉस्को के अंदर, हाँ तुम्हारे ऊपर इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव पे आ सकता है, बोरिस येल्सिन पे आ सकता है, तो वहाँ पर ये मत कंफ्यूज होना ये कौन है ये क्या है, इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो लिख देना, और फिर बीच में कुछ अच्छी चीज़ें लिख देना, अपने हिसाब से लिख देना मन से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फर्स्ट 3-4 लाइनें इतनी बढ़िया तरीके और पॉइंट्स में लिखना आंसर, है ना। 1988 में क्या होता है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्टेड इन लिथुआनिया। 1988 में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, है ना, कि भैया लिथुआनिया जो था वहाँ पर आज़ादी क्रांति चालू हो गई थी। ये बताता हूँ कहाँ पे। एंड लेटर हाँ एंड लेटर स्प्रेड टू एस्टोनिया एंड लातविया, और उसके बाद में ये एस्टोनिया और लातविया में भी फैल गया था ये, है ना। तुमको एक बार यार मैं करवा दूंगा ये वर्ल्ड मैप, ताकि तुम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो ये है ना, ये देश दिख रहा है, ये ठीक है, ये है एस्टोनिया और ये सब। अक्टूबर 1989 वर्सो पैक्ट टर्मिनेट हो गया था। अक्टूबर 1989 में वर्सो पैक्ट को ख़त्म कर दिया, है ना, बिल्कुल ख़त्म कर दिया इसको। और इसमें तो 1991 क्यों हो रहा था, क्या 1991 में खत्म हो सुनो एक बात बताओ, तुम पैदा हुए होगे, है ना, तो तुम्हारी मम्मी के पेट में 9 महीने रहे थे, गया। है ना, तो अब बताओ कि तुम वो प्रोसेस में थे निकलने की, है ना, अब यहाँ से तो शुरू हो तुम्हारे गया था 98। तुम्हारे पैदा होने की डेट तो लेकिन कुछ और होगी, लेकिन फिर भी तुम पेट में तो रहे होगे ना, और ये तो पता ही होगा कि भैया होगा ये चीज़, हाँ, वही होती, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है ना। इस चीज़ को समझो, हिस्ट्री यही बताती है, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती, सब चीज़ों की धीरे 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 होती रहती है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो हो जाता है। वो सुना है ना, 1989 से शुरुआत हुई, 89 से ही नहीं हो गई थी, 80 से ही हो गई थी, 80 से ही हो गई थी, 80 के दशक में ही हो गई थी। देखो ना 85 में ये हो गई है, इनको आखिरी और पहला जो है मिखाइल गोर्बाचेव और बोरिस येल्सिन, ये दोनों ही अपॉइंट होने लग गए थे, है ना, इन दोनों का ही रोल था उसको 1991 में अलग करवाने में, लेकिन ये 6 साल दूर थे तो उससे, समझ लो ये चीज़ें। नवंबर 1989 बर्लिन वॉल डिमोलिश, बर्लिन की जो दीवार थी वो ख़त्म हो गई नवंबर 1989 में। मार्च 1990 बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मार्च 1990 लिथुआनिया बिकम द फर्स्ट रिपब्लिक टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। 1919 देखो अब यहाँ से शुरुआत हुई थी, 1990 मार्च, ये पहला देश था लिथुआनिया जिसने बोला कि भैया मैं अलग हो रहा हूँ, अब मैं आज़ाद हो रहा हूँ आपको सोवियत संघ से, है ना। यहाँ से शुरुआत हो गई थी कि भैया पहला बीज बो दिया कि भैया लिथुआनिया अलग हो गया सोवियत संघ से, ठीक है। जून 1990 रशिया डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत संघ। 1919 क्या हुआ, रशिया ने बोल दिया कि भैया मैं अलग हो रहा हूँ सोवियत संघ से, है ना। जून 1991 में क्या हुआ, बोरिस येल्सिन डिक्लेयर्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और 1991 में एक साल के बाद ठीक बोरिस येल्सिन ने बोला भैया मैं प्रेसिडेंट हूँ रशिया का, है ना। सितंबर 1991 में क्या हुआ,
सितंबर 1991 में क्या हुआ, बेल्टिक रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बिकम यूएन मेंबर। ये सब लोग यूनाइटेड नेशन के मेंबर बन गए थे, है ना, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, है ना, 1991 में। और दिसंबर 25, 1991 में क्या हुआ था, गोर्बाचेव ने रिजाइन कर दिया था प्रेसिडेंट की पद से सोवियत संघ के, है ना, और यहाँ पर सोवियत संघ खत्म हो गया था 1991। देखो यहाँ से शुरुआत हुई थी और यहाँ पर खत्म हुआ, सर नहीं, लेकिन इसके बीच, हाँ लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, सर नहीं चीज़ें कि ये क्यों हुआ, याद रहेगा। ये चैप्टर, सेकेंड चैप्टर तुम लोगों को करके आना है, तो ये होमवर्क है, टाइमलाइन। हाँ सब कुछ होमवर्क ये है तुम्हारा कि कभी भी हिस्ट्री के 2 चैप्टर, 2 चैप्टर और पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर, सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकता है ना, कभी भी ले लूँगा मैं, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है, ओके।